अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्कूल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज प्यास का पोस्ट ग्रेजुएट फेलोशिप इलेक्ट्रिकल पावर का पेपर डिस्कस करेंगे। तो ये प्रीवियस ईयर पेपर है। इससे पहले 2020 का जो पेपर था इलेक्ट्रिकल पावर का, उस पर भी मैं ऑलरेडी वीडियोज़ बना चुका हूँ। तो तमाम पास्ट पेपर हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। ये पेपर प्रीवियस ईयर 21 अगस्त 2021 का ये पेपर है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो गाइज़, काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है। जो फ्रेंड्स इलेक्ट्रिकल पावर का टेस्ट देना चाहते हैं प्यास पोस्ट ग्रेजुएट फेलोशिप का, तो इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है। तो गाइज़, इस पेपर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आपके सामने ये प्यास पोस्ट ग्रेजुएट फेलोशिप इलेक्ट्रिकल पावर पेपर 21 अगस्त 2021। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 60 थे और टोटल लाउड डाउन टाइम जो है उसमें 80 मिनट्स था। तो इस पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन है गाइज, क्वेश्चन नंबर 1, फोटोवोल्टिक सेल सिमिलर टू विच सेमी कंडक्टर डिवाइस। तो याद रखें गाइज, जो इलेक्ट्रिकल पावर का जो पेपर होता है उसमें 5 to 6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड होते हैं। कोई भी इलेक्ट्रिकल पावर का पेपर हो तो उसमें 5 to 6 क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स में लाजमी इंक्लूड किए जाते हैं। फोटोवोल्टिक सेल इज सिमिलर टू विच सेमी कंडक्टर डिवाइस। ऑप्शन ए डायोड, ऑप्शन नंबर बी ट्रांजिस्टर, ऑप्शन नंबर सी बीजीटी, ऑप्शन नंबर डी इसमें कोई ऑप्शन ट्रू नहीं है। तो फ्रेंड, इसमें ये ट्रांजिस्टर की बात की जा रही है। बीजेटी ट्रांजिस्टर कोई भी ट्रांजिस्टर हो सकता है या फिर ये ट्रांजिस्टर। तो इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए, फोटोवोल्टिक सेल या सोलर सेल इज सिमिलर टू विच सेमीकंडक्टर डिवाइस। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट चॉइस, डायोड। तो इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता देता हूँ गाइस। इस क्वेश्चन की डिटेल एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। ये आप देख सकते हैं, मेरे पास एक फोटोवोल्टिक सेल है, तो इसका सिंबल भी आपके सामने पीवी सेल फोटोवोल्टिक सेल इसका सिंबल है। तो लाइट आपकी इसके ऊपर सन लाइट पड़ती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। तो ये इस कंप्लीट इसकी डिटेल है। इसकी आगे वर्किंग में आपको बता देता हूँ कैसे ये इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। पीवी सेल की कंप्लीट वर्किंग। तो ये पीवी सेल वर्किंग प्रिंसिपल टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। सोलर सेल कन्वर्ट द सनलाइट टू इनटू इलेक्ट्रिक सनलाइट। हम इसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं सनलाइट को। बेसिकली इसके सनलाइट जब इसके ऊपर पड़ती है तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की फ्लो की वजह से आगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सोलर सेल कंटेन्स द मटेरियल सच एज सिलिकॉन अब्जॉर्ब द लाइट एनर्जी, द एनर्जी नॉक्स द इलेक्ट्रॉन लूज। जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बेसिकली जो एनर्जी की होती है वो नॉक्स करती है इलेक्ट्रॉन्स को टू मूव फ्रीली। उनको काफ़ी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली बाउंड हो जाते हैं और वो फ्रीली मूव कर सकते हैं एंड प्रोड्यूस द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और वोल्टेज। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन द नेगेटिव चार्जेस क्रिएट्स द इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के और नेगेटिव चार्जेस की वजह से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। द सोलर सेल हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉन्टैक्ट्स like terminals in a battery. In such contact they are connected in conductive wire, current flow from negative to positive contact. तो ये बेसिकली प्रिंसिपल था सोलर सेल या फिर पीवी सेल भी आप इसको कह सकते हैं फ्रेंड्स। तो सन लाइन स्ट्राइक करते हैं, इसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर कंप्लीट आप देख सकते हैं, इसका सिंबल है आपके सामने। तो सिलिकॉन ये डिप्रेशन लेयर आप देख सकते हैं, पीवी टाइप सिलिकॉन को नॉर्मली यूज किया जाता है। तो ये आपका इसका सिंबल है इसके सामने पीवी सेल का। तो क्वेश्चन 1 का जो राइट चॉइस बनती है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट चॉइस। फोटोवोल्टिक सेल सिमिलर टू द डायोड। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट चॉइस। तो इसका सिंबल भी डायोड की तरफ है, देख सकते हैं आप गाइस। कंप्लीट वर्किंग प्रिंसिपल भी आपने देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फॉर वाई डेल्टा एंड डेल्टा वाई ट्रांसफार्मर। वाई डेल्टा और डेल्टा कनेक्शन जो ट्रांसफार्मर में होते हैं, तो फेस शिफ्ट उसमें क्या होता है 30 डिग्री, नो चेंज 90 डिग्री या फिर 60 डिग्री। तो फॉर वाई डेल्टा एंड डेल्टा वाई ट्रांसफार्मर द फेस शिफ्ट विल बी 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट चॉइस है 30 डिग्री। तो फेस शिफ्ट इज 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सिंक्रोनस मोटर में से गाइस काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन भी आ चुके हैं। तो स्पीड रेगुलेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर इज 0%। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट चॉइस। तो ये होंडा की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बुक आम पे भी आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट चॉइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये वाला। फॉर 3 स्टेप प्रोटेक्शन की बात कर रहा है। फॉर 3 स्टेप प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन व्हाट इज द परसेंटेज प्रोटेक्शन ऑफ लाइन।
तो 3 स्टेप प्रोटेक्शन बेसिकली यहाँ पर डिस्टेंस प्रोटेक्शन की बात की जा रही है। डिस्टेंस प्रोटेक्शन को हम 3 जोन के अंदर डिवाइड करते हैं। 3 जोन हमारे पास होते हैं, जोन 1, जोन 2, Z1, Z2, Z3, Z3। तो यहाँ पर ये जोन नंबर 3 की बात कर रहा है। Z3 की यहाँ पर बात हो रही है कि 3 है प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, व्हाट इज द परसेंटेज प्रोटेक्शन ऑफ लाइन। तो करेक्ट इसमें जो आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए जो है वो 100%। इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको बता देता हूँ गाइज, ये डिटेल एक्सप्लेनेशन है, ये आपके सामने, ये आप पूरा कंप्लीट टेबल देख लें, इसको याद रखें गाइज। जोन ऑफ डिस्टेंस प्रोटेक्शन, डिस्टेंस प्रोटेक्शन को 3 जोन में डिवाइड किया गया, जोन 1 Z1, जोन 2 Z2 एंड जोन 3 विल बी Z3 की उसने क्वेश्चन की बात की है उसने। तो जोन 1 क्या करता है, 80% ऑफ द प्रोटेक्टिव लाइन, यहाँ पर आ जाए ये 80% ऑफ द प्रोटेक्टिव लाइन, 80% लाइन को ये प्रोटेक्ट करता है। जो जोन 2 है 100% ऑफ द प्रोटेक्टेड लाइन प्लस माइनस 20% ऑफ द शॉर्ट एडजेसेंट लाइन और 100% और 50% ऑफ द ट्रांसफार्मर इम्पीडेंस। तो जोन 3 की ये बात करिए, ये इंपॉर्टेंट है गाइस। जोन 3 जो है 100% ऑफ द प्रोटेक्टेड लाइन, आपके सामने 100% ऑफ द प्रोटेक्टेड लाइन प्लस माइनस 100% ऑफ एडजेसेंट लाइन और 100% ऑफ द ट्रांसफार्मर इम्पीडेंस। तो ये वाला ऑप्शन जो है Z3 जो बेसिकली ये 100% प्रोटेक्ट करते हैं इसमें, और 100% बैकअप प्रोटेक्शन ऑफ लाइन। तो 100% प्रोटेक्शन ऑफ द लाइन। ऑप्शन नंबर जो जोन 3 है वो करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर बनता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स। द मेन पैरामीटर ऑफ फीडर इज करंट कैरिंग कैपेसिटी, वोल्टेज ड्रॉप, पावर लॉस। तो आसान क्वेश्चन है गाइज। जब भी फीडर को डिज़ाइन किया जाता है, डिज़ाइन करते हैं जब फीडर को हम, तो उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी को मद्देनज़र रखा जाता है, उसको कंसीडर किया जाता है। जो करंट कैरिंग कैपेसिटी उसको बेसिकली कंसीडर किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है फीडर को डिज़ाइन करने के लिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 6 है गाइज। क्वेश्चन नंबर 6 लाप्लास ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी यू ऑफ टी, टी इंटू आगे यूनिट स्टेप फंक्शन है यू ऑफ टी। लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसका क्या होगा, टी यू ऑफ टी का। तो इसमें जो करेक्ट चॉइस बनती है, इसका सोल्यूशन भी आपके सामने मैं आप बता देता हूँ। ये इसके सामने ये कंप्लीट सोल्यूशन है, इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड किया गया है। तो इसमें ये गाइज ये आप देख सकते हैं, इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म का ये बेसिकली फार्मूला है। ये एक्स एफ एस इजिकल टू 0 से इन्फिनिटी एक्स एफ टी इंटू ई पावर माइनस एस टी। एक्स एफ टी ये आपके सामने है, ये हमारे पास एक्स एफ टी को यहाँ पर इसको आप पुट करोगे तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म फंक्शन है। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब लेंगे इसका, तो करेक्ट इसमें जो आंसर आ जाता है इसका 1/s² इसका राइट इसका आंसर बनता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट चॉइस है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी यू ऑफ टी इज 1/s²। ऑप्शन बी इज करेक्ट चॉइस। 7 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ड्यू टू अर्थ इफेक्ट द इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। अर्थ इफेक्ट की वजह से इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। कैपेसिटेंस विल इंक्रीज, इंडक्टेंस विल डिक्रीज। तो उसमें कैपेसिटेंस हमारे पास जो है वो अर्थ इफेक्ट की वजह से कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो जाती है अर्थ इफेक्ट की वजह से। इंडक्टेंस जो है बेसिकली डिक्रीज हो जाएगी। इस क्वेश्चन को आप गाइस खुद भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन जो उसकी कैपेसिटेंस जो है वो डेली इंक्रीज कर जाएगी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसमें करेक्ट चॉइस है। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट चॉइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ u ऑफ n माइनस -1। तो ये हमारे पास एक सिग्नल सिस्टम में से क्वेश्चन है। तो उसका जो आप देखें तो एग्जैक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए, डेल्टा ऑफ n के इक्वल ये हो जाएगा। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट चॉइस। ये बेसिकली यूनिट इम्पल्स फंक्शन की बात कर रहा है, इक्वल टू यूनिट इम्पल्स। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड, द वोल्टेज V0 ऑफ द कन्वर्टर। तो गाइज वोल्टेज V0 इसमें बेसिकली ये बूस्ट कन्वर्टर है, बूस्ट DC कन्वर्टर। तो ये हमारे पास ये बूस्ट कन्वर्टर है, ये बूस्ट है हमारे पास जो DC कन्वर्टर के जो टाइप्स हैं। तो ये हमारे पास ये बूस्ट कन्वर्टर है, बेसिकली DC टू DC कन्वर्टर है। इनपुट पर भी DC, आउटपुट पर भी DC मिलता है हमें। तो ये इसका हमें आउटपुट वोल्टेज फाइंड करनी है। तो ये Vs इज़ अ सोर्स वोल्टेज, V0 इज़ अ एवरेज आउटपुट वोल्टेज, V0 इज़ अ एवरेज आउटपुट वोल्टेज। तो इसका डिटेल में फार्मूला आपको फ्रेंड बता देता हूँ। तो इसमें से क्वेश्चन लाजमी आता है, ये आपके सामने डिटेल एक्सप्लेनेशन है इस क्वेश्चन की। ये
ये सामने आप देख सकते हैं बक कन्वर्टर जो है, बक कन्वर्टर, ये भी डीसी डीसी कन्वर्टर्स हैं, डीसी डीसी कन्वर्टर भी मैंने आपको बताया। इनपुट प्रेडिक्टेड ऑफ डीसी, द एवरेज आउटपुट वोल्टेज वी नॉट विल बी इक्वल टू द के इंटू वी एस, ठीक है, ड्यूटी साइकिल। के हमारे पास ये ड्यूटी साइकिल है, के इज अ ड्यूटी साइकिल, के वी एस इज अ सोर्स वोल्टेज, वी नॉट इज अ एवरेज आउटपुट वोल्टेज। इसी तरह बूस्ट कन्वर्टर की बात की, जो हमारे पास क्वेश्चन की बात कर रहा है, ये बूस्ट कन्वर्टर है हमारे पास, ये इसकी वो बात कर रहा है। एवरेज आउटपुट वोल्टेज वी नॉट विल बी इक्वल टू वी एस ओवर 1 माइनस के इज अ ड्यूटी साइकिल। यहाँ पर एवरेज आउटपुट वोल्टेज वी नॉट किसके इक्वल होगी, इज इक्वल टू द वी एस ओवर 1 माइनस के। ये फार्मूला इसमें यूज़ होगा गाइस। तो इस तरह बक बूस्ट कन्वर्टर की बात की जाए, एवरेज आउटपुट वोल्टेज वी नॉट इज इक्वल टू वी एस ऑफ के ओवर 1 माइनस के इज अ ड्यूटी साइकिल। तो ये पैरामीटर इसमें गिवन थे, तो ये फार्मूला यूज़ करके आपने सेकंड वाला इसका आंसर निकालना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस और ऑफ द सर्किट। तो ये आपके सामने एक सर्किट फ्रेंड्स ये गिवन है, ये सर्किट। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द आर की वैल्यू को यहाँ पे फाइंड करना है। तो ये 10 ओम वैल्यू उसकी देगी, इसकी भी 10 देगी। यहाँ पर ये 2 एम्पेयर करंट यहाँ से ये फ्लो कर रहा है, और रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू को आपने फाइंड करना है। तो गाइज इसका जो आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट चॉइस है। 10 ओम इसमें रेजिस्टेंस की जो वैल्यू बनती है वो 10 ओम है। तो सपोज करते हैं गाइज, अगर इसकी वैल्यू अगर आर की वैल्यू अगर 10 ओम आ जाती है, तो इन दोनों के कम्बिनेशन को मिला के जो हमारे पास, तो फ्रेंड इसका सोल्यूशन ऐसे बनेगा। सपोज जो अगर आर की वैल्यू अगर हमारे पास ये 10 ओम आ जाती है, ये 10 है, तो ये हमारे पास R1 R2 R3 R3 की वैल्यू अगर 10 करते हैं, R23 किसके वैल्यू, R23 विल बी इक्वल टू द R/N। R की वैल्यू क्या है गाइज, तो यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाई 2, और 2 3 जो आ जाएगी ये 5 के आ जाएगी इस तरह। तो जो RT हो जाएगी वो हमारे पास R1 प्लस R2 3। तो फ्रेंड्स RT जो हमारे पास बन जाएगी वो R1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, R1 की वैल्यू 10 प्लस 5, तो टोटल RT जो आ जाएगी वो हमारे पास, टोटल RT जो आ जाएगी गाइज वो 15 आ जाएगी। टोटल RT जो है ये 15 आ जाएगी। तो इसमें जो हम करंट की वैल्यू फाइंड करेंगे, करंट जो आपके करंट की वैल्यू जो आएगी, IT विल बी इक्वल टू द IT विल बी इक्वल टू I इज इक्वल टू V ओवर R। V की वैल्यू आप देख लोगे 100 डिवाइडेड बाई R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर ये 15 आ जाएगी। तो टोटल करंट जो टोटल करंट हमारे पास जो आ जाएगा इस वो करंट की जो टोटल वैल्यू 6.6 एम्पेयर करंट की वैल्यू आ गई, हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह करंट, तो इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ से 2 एम्पेयर करंट यहाँ पर फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर इसके अगर R की वैल्यू फाइंड, R3 कैसे फाइंड करेंगे, R3 की मैंने शुरू में सपोज किया था कि 10 ओम्स की वैल्यू R3 इज इक्वल टू R इज इक्वल टू, तो अगर R को आप फाइंड करना चाहते हैं, इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप वो इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो भी आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो टोटल करंट मैंने आपके सामने निकाल दिया। तो इसके क्रॉस जो V3 जो है V3 वोल्टेज ड्रॉप इसके क्रॉस V3 इज इक्वल टू 2 इंटू R की वैल्यू कितनी में रखी, यहाँ पर ये 10 है, तो यहाँ पर 20 वोल्ट आ जाएगा। V3 जो है वो 20 वोल्ट, इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो 20 वोल्ट हो जाएगी। V3 जो है वो 20 वोल्ट। तो I3 जो है वो I3 अगर फाइंड करना चाहें, I3 विल बी इक्वल टू द I इज इक्वल टू V ओवर R। V की वैल्यू कितनी है 20 डिवाइड बाई R की वैल्यू 10 करेंगे, तो I3 किसके आ जाएगा 20 डिवाइड बाई 10, ये 2 एम्पेयर के इक्वल आ जाएगा। तो गाइज इसमें जो हमारे पास जो इसका जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट चॉइस है। इस तरह का VT फाइंड करेंगे, VT विल बी इक्वल टू IT इंटू RT। IT की वैल्यू कितनी है 6.66
6 मल्टीप्लाई बाय आर टी की वैल्यू में आपके सामने निकाली है, आर टी 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल जो वी टी जो आ जाएगी वो 100 वोल्ट की आ जाएगी, 100 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर ई इसमें करेक्ट चॉइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं गाइज। तो ये क्वेश्चन था बेसिकली कम्यूटेटर ऑफ डीसी मोटर डिपेंड्स अपॉन, तो कि किस पे डिपेंड करते हैं कम्यूटेटर ऑफ डीसी मोटर। इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ये आपके सामने है, ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ये आपके सामने है। कम्यूटेटर इट इज कम्यूटेटर बेसिकली क्या करने का मेन जो फंक्शन होता है ये, तो जो डीसी मोटर को बेसिकली कम्यूटेटर के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है। इट इज सिलेंड्रिकल ड्रम आर माउंटेड ऑन दी शाफ्ट अलॉन्ग विद द आर्मेचर कोर, इट इज मेड ऑफ द लॉर्ज नंबर ऑफ दी। तो ये डिटेल आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। द फंक्शन ऑफ जिसका मेन फंक्शन होता है ये हमारे पास जो कम्यूटेटर होते हैं इनको स्प्लिट रिंग भी कहते हैं, स्प्लिट स्प्लिट रिंग भी इनको कहा जाता है। बेसिकली हमारे पास एक अल्टरनेटिंग करंट एसी को ये डीसी में कन्वर्ट भी करते हैं। ये स्प्लिट रिंग इनको कहा जाता है, ये डीसी मशीन के अंदर यूज जाता है। इट कन्वर्ट द एसी ईएमएफ जनरेटेड इनटू द इंटरनली इनटू द डीसी, इट हेल्प टू प्रोड्यूस द यूनि डायरेक्शनल टॉर्क। तो इनके वजह से इसका फंक्शन आप डिटेल में ये सकते हैं। उसका जो मटेरियल जो होता है मेड ऑफ द कॉपर इंसुलेटिंग मटेरियल हैज बीन सेगमेंट इन मीका, तो इसकी डिटेल आप पढ़ सकते हैं। कम्यूटेटर किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं, तो ये करंट की डायरेक्शन को कम्यूटेटर बेसिकली करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं। आई की डायरेक्शन जो करंट की डायरेक्शन है उसको रिवर्स करते हैं, रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इसको आप देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर। तो इसी तरह गाइस इसी तरह का एक सिमिलर क्वेश्चन आप देख लेते हैं। व्हाट फैक्टर डज द डायमीटर ऑफ कम्यूटेटर डिपेंड्स, तो इसमें राइट आंसर बनता है पेरिफेरल बीट ऑफ द कम्यूटेटर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 12। फॉर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन विच प्रोटेक्शन इज यूज्ड, ओवर करंट प्रोटेक्शन, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, डिस्टेंस प्रोटेक्शन। तो लॉन्ग जो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन होती है नॉर्मली ये ट्रांसफार्मर, जनरेटर्स, फीडर्स वगैरह इनमें यूज़ की जाती है। जो हमारे पास ओवर हेड लाइन की प्रोटेक्शन के लिए हम मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी डिस्टेंस प्रोटेक्शन। इसको जोन 1 जोन 2 मैंने अभी आपको बताया, जोन 2 जोन 3 में फर्दर आपको डिटेल मैंने बताई थी प्रीवियस क्वेश्चन में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। द स्ट्रिंग एफिशिएंसी ऑफ एन इंसुलेटर इंक्रीज बाय correct grading of insulator of various capacitances, reducing the number of strings, increasing the number of strings। तो correct answer option A is correct choice है। काफ़ी easy question था ये वाला। तो guys क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। The Mohs relay is a voltage restrained overcurrent relay, directional restrained voltage relay, directional restrained overcurrent relay। तो Mohs relay is a voltage restrained directional relay। ऑप्शन नंबर डी जो है वो correct choice है। क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं गाइज। 4 इनपुट एंड 16 आउटपुट। तो 2 रेज पावर n की बात करें जाए, 2 रेज पावर n इज इक्वल टू द 4 है। ये हमारे पास इनपुट्स हैं। यहाँ पर n की वैल्यू n इज इक्वल 4, यहाँ पर 4 कर लेंगे। 4 ये 16 ये 16 आ गई। तो ये हमारे पास आउटपुट्स हैं। तो ये हमारे पास इसको कहते हैं डिकोडर। तो डिकोडर की 2 रेज पावर n इनपुट्स होती हैं, जो आउटपुट्स हमारे पास ये आ जाएगी 16। तो इसकी डिटेल भी आपके सामने है, डिटेल आपके सामने ये आप देख सकते हैं। तो गाइस ये आपके सामने काफ़ी बड़ी डायग्राम है ये। तो ये हमारे पास इनपुट 1 इनपुट 2 इनपुट 3 ये 4 इनपुट्स हैं, यहाँ पर 4 इनपुट्स। और हमारे पास ये y0 से स्टार्ट होता है और y16 तक, ये आपके सामने y15 तक तकरीबन ये 16 आउटपुट्स बन जाती हैं। तो ये हमारे पास 4 to 16 डिकोडर, 4 to 16 डिकोडर कहते हैं, 4 into 16 डिकोडर। जो डिकोडर की डिटेल भी आपके सामने है, ये आप देख सकते हैं। 2 रेज पावर n पॉसिबल इनपुट्स मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिए ये तमाम चीज़ें। तो डिकोडर जो है वो करेक्ट चॉइस, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज क्वेश्चन नंबर 16। सीरीज कंपनसेशन इज द एडिशन ऑफ कैपेसिटर इन ईच फेज, एडिशन ऑफ इंडक्टर्स इन ईच फेज। तो करेक्ट आंसर है एडिशन ऑफ द कैपेसिटर्स इन ईच फेज। इसकी डिटेल में आपको बता देता हूँ, ये आप डिटेल इसके बारे में देख सकते हैं। सीरीज कंपनसेशन की जो डिटेल है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइज। सीरीज कंपनसेशन इज अ मेथड ऑफ इंप्रूविंग द सिस्टम वोल्टेज बाय कनेक्टिंग कैपेसिटर्स इन सीरीज। तो
कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है विद द ट्रांसमिशन लाइन इन सीरीज कंपनसेशन द रिएक्टिव पावर इज इंसर्टेड इन सीरीज विद द ट्रांसमिशन फॉर इंप्रूविंग द इम्पीडेंस ऑफ सिस्टम इट इम्प्रूव द पावर फैक्टर कैपेबिलिटी ऑफ द सिस्टम इट मोस्टली यूज इन एक्स्ट्रा हाई ओवर वोल्टेज लाइन में यूज किया जाता है इसको। फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ सीरीज कैपेसिटिव कंपनसेशन। तो इसके एडवांटेजेस इसको आप रीड कर लें। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसमें करेक्ट चॉइस है, एडिशन ऑफ कैपेसिटर इन ईच फेज। तो नेक्स्ट कलर सीरीज में कैपेसिटर को कनेक्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 17 क्वेश्चन है आपके सामने ये। तो फ्रेंड द रियल पावर हमें जो गिवन है ये एक्टिव पावर है। रियल पावर, एक्टिव पावर, ट्रू पावर एक ही बात है। द एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट इज 1.03 रेडियन। व्हाट इज द VAR। तो इसमें सबसे पहले आप पावर ट्रायंगल को देख लें। ये आपके सामने पावर ट्रायंगल है। तो पावर ट्रायंगल में गाइस ये हमारे पास ये हमारे पास रिएक्टिव पावर है। तो इसको Q से इसने डोनेट किया, रिएक्टिव पावर को Q से डोनेट किया गया है। इसे हमारे पास एपरेंट पावर है, इसको S से डोनेट किया गया है। जो एक्टिव पावर है, एक्टिव रियल ट्रू पावर जो है ये P से डोनेट किया गया है। जो एक्टिव पावर हमें ये 61 वाट यहाँ पर गिवन है। तो उसके अलावा जो हमारे पास जो हमने VAR जो हमारे पास रिएक्टिव जो इस पावर को हमने फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे हम। तो क्या इसमें आप अगर देख लें हमारे पास जो tan थीटा होता है, tan थीटा इज इक्वल टू, तो tan थीटा विल बी इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय द बेस। तो P ओवर Q ओवर P, Q के हमारे पास जो है VAR पावर एक्टिव पावर है हमारे पास VAR डिवाइडेड बाय, तो KW हमारे पास ये P जो है एक्टिव पावर है। इसको हम किलोवाट से डिनोट करते हैं, किलोवाट जो हमें गिवन भी है क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स इसमें जो tan थीटा का मैंने आपको बताया था परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय द ये हमारे पास बेस। तो इसमें गाइस इसको फार्मूले को आप देख रहे हैं VAR किसके क्लोज है, KW इंटू tan थीटा। तो इसको आपने पहले इसको रेडियन को आप इसको थीटा में कन्वर्ट करेंगे, इसको डिग्रीज़ के अंदर आपने कन्वर्ट करना है। डिग्रीज़ में कन्वर्ट करने के बाद फार्मूला में आप पुट करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो टाइम ईजी क्वेश्चन था गाइस ये वाला। तो हर क्वेश्चन का सोल्यूशन इसके साथ अवेलेबल, आप इजीली इसको देख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द ब्रेक डाउन इन लिक्विड्स डिपेंड्स अपॉन गैप लेंथ, टेम्परेचर, गैप डिस्टेंस, टेम्परेचर एंड डेंसिटी। तो गाइस इस क्वेश्चन को आप सर्च कर लें। मेरे ख्याल से जो राइट चॉइस ऑप्शन नंबर C, गैप डिस्टेंस, टेम्परेचर एंड डेंसिटी, ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट चॉइस। खुद भी सर्च कर सकते हैं आप। तो क्वेश्चन नंबर 19, द रिवर्स रिकवरी टाइम इज यूज फॉर द ऑल सिम्बिंग डिवाइसेज, डायोड एंड थायरिस्टर्स, डायोड एंड ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर BJT की बात कर रहा है वो। करेक्ट चॉइस जो बनती है ऑप्शन नंबर B, डायोड एंड थायरिस्टर्स। जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो डायोड एंड थायरिस्टर। द रिवर्स रिकवरी टाइम जो है ये TRR जिसे कहते हैं, रिवर्स रिकवरी टाइम ऑफ डायोड। इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ डायोड के ऊपर भी। थायरिस्टर एंड डायोड ऑप्शन नंबर B जो है वो करेक्ट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं गाइज। 20 क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैलकुलेट द प्लग सेटिंग मल्टीप्लाई PSM if the fault current is 1500 एम्पेयर एंड CT रेशियो इज 100:1 एंड करंट। तो PSM कैसे फाइंड करते हैं। PSM गाइज, PSM विल बी इक्वल टू द फॉल्ट करंट। फॉल्ट करंट की वैल्यू 1500 एम्पेयर दे दी गई है। ये 1500 एम्पेयर डिवाइडेड बाय द करंट सेटिंग। करंट सेटिंग की वैल्यू ये आपके सामने 1 है, मल्टीप्लाई बाय ये करंट सेटिंग की वैल्यू यहाँ पर ये डाल दी मैंने, इंटू CT रेशो 100/1। CT रेशो क्या होती है, CT रेशो दी गई है वो CT रेशो जो है वो 100:1 विल बी इक्वल टू द 100/1। ये 100 की इक्वल आ जाएगी। तो इसको 100/1 इंटू सेकेंडरी करंट। हमारे पास सेकेंडरी करंट जो है वो 1 के इक्वल है। ये सेकेंडरी करंट इंटू 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये 15 इसका आंसर आ जाएगा 15। तो ये 0 0 से कैंसिल हो जाएंगे। तो 15 जो इसका करेक्ट चॉइस है। इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हैं, ये आपके सामने है गाइस। PSM इज इक्वल टू फॉल्ट करंट डिवाइडेड बाय द करंट सेटिंग्स इंटू CT रेशियो इंटू सेकेंडरी करंट। तो ऑप्शन नंबर A जो है वो उसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर बनता है, ऑप्शन नंबर A जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इज करेक्ट चॉइस। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। 21 क्वेश्चन है,
द रिले विल नॉट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक, फॉल्ट डिटेक्शन, इम्पीडेंस मेजर। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन नंबर ए लाइटिंग स्ट्राइक। तो लाइटिंग स्ट्राइक के लिए हम लाइटिंग रजिस्टर को यूज़ करते हैं। ग्राउंड वायर दूसरी ग्राउंड वायर बेसिकली ये भी कोई भी लाइटिंग स्ट्राइक होती है उसको भी ये ग्राउंड करती हैं। तो रिले विल नॉट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक मोस्ट अप्रोप्रिएट करेक्ट चॉइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। द पेपर इंसुलेशन इज मेनली यूज्ड इन ट्रांसफार्मर्स, केबल्स एंड कैपेसिटर, जनरेटर। तो ऑप्शन नंबर बी द पेपर इंसुलेशन इज मेनली यूज्ड केबल एंड कैपेसिटर। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन है गाइस, व्हेन द मैकेनिकल लोड इज इंक्रीज ऑन सिंक्रोनस मोटर के ऊपर मैकेनिकल लोड को इंक्रीज कर दिया जाए, देन द टॉर्क एंगल विल इंक्रीज, टॉर्क एंगल विल डिक्रीज, रिमेन सेम, द मे इंक्रीज डिक्रीज। तो टॉर्क एंगल जो इसमें इंक्रीज हो जाएगा। व्हेन द लोड ऑन सिंक्रोनस मोटर इज इंक्रीज देन द टॉर्क एंगल विल बी इंक्रीज। डिटेल आपको सामने बता देता हूँ गाइज, ये आपके सामने डिटेल आ चुकी है, कंप्लीट डिटेल आपके सामने आ चुकी है गाइज, ये आप पढ़ सकते हैं। ये टॉर्क एंगल, तो टॉर्क एंगल इज द एंगल बिटवीन द रोटर फ्लक्स एंड स्टेटर फ्लक्स बोथ आर रोटेटेड एट द सिंक्रोनस स्पीड। तो सिंक्रोनस मोटर ये हमेशा सिंक्रोनस स्पीड पर रन करते हैं क्योंकि इसमें स्टेटर मोटर की दोनों की स्पीड सेम स्पीड पर रन करते हैं। तो व्हेन द सिंक्रोनस मशीन इज कनेक्टेड टू द इनफाइनाइट बस इट्स स्पीड टर्मिनल वोल्टेज आर फिक्स्ड एंड अनअल्टरेबल। तो देयर इज अ लिमिट टू द मैकेनिकल लोड इज अप्लाइड टू सिंक्रोनस मोटर हैज द लोड इज इंक्रीज्ड। ये लाइन आप पढ़ें इस पॉइंट को, हैज द लोड इज इंक्रीज द टॉर्क एंगल आल्सो इंक्रीज अंटिल द कंडीशन अराइजेज द रोटर इज पुल्ड आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म एंड द मोटर इज स्टॉप्ड। जब भी लोड को मैकेनिकल लोड को इंक्रीज करेंगे तो टॉर्क एंगल हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा। तो ये तमाम डिटेल फ्रेंड्स आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है तो PDF में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप इजीली इसको देख सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, और ये भी सिंक्रोनस मोटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन रिलेटेड हो सिंक्रोनस मोटर, तो एक्साइटेशन सिंक्रोनस मोटर की एक्साइटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये सिंक्रोनस मोटर की एक्साइटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है गाइज, एक्साइटेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर। तो ये तमाम डिटेल्स सिंक्रोनस मोटर पे मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एक्साइटेशन, तमाम चीज़ें मैंने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं। तो सिंक्रोनस मोटर जो ये ऑल टाइप ऑफ पावर फैक्टर के ऊपर वर्क करती है, इसकी तमाम डिटेल आप फ्रेंड यहाँ से पढ़नी है। ओवर एक्साइटेशन, अंडर एक्साइटेशन, तमाम चीज़ें आप रीड कर लें। तो एक्साइटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन कन्फर्म नहीं है किस तरह क्वेश्चन था। कर्व भी आपके सामने है, ये इसका सिंक्रोनस मोटर का ये कर्व आपके सामने है ये, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आप यहाँ से सिंक्रोनस मोटर के दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर का अच्छा, द इफेक्ट ऑफ ऑयल डिटोरेशन ऑन द ट्रांसफार्मर। तो ऑयल के ख़राब होने के वजह से ट्रांसफार्मर के रेजिस्टेंस, करंट और इंसुलेशन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। जब ऑयल ख़राब हो जाता है तो कॉजेज ऑफ ड्यूरेशन ऑफ ऑयल, ये तमाम चीज़ें गाइस ये आप देख सकते हैं। Causes of the oil deterioration. When transformer are used on load, the oils of transformer normally deteriorate due to the following condition. The oil come in contact with the air, therefore moisture dust in added to oil. Due to the presence of moisture affect the electrical characteristics of the oil and will increase the speed of duration of insulating oil. With the presence of certain dissolved metallic compound will increase the acidity of soil. In such resistivity decrease, electrical strength also decrease. It can be caused the cause of deterioration. तो ये क्या इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन को आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 26, कैलकुलेट द जीरो सीक्वेंस करंट IA विल बी इक्वल टू 10 एट द एंगल ऑफ 40, IB 10 एट द एंगल ऑफ 80 द IC। तो ये हिंट, किस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व कर लें, हिंट्स यहाँ पर गिवन है ये। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 27 को देख लेते हैं। 27 क्वेश्चन, द मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज यूज्ड टू slow down the speed of fast moving neutrons, absorb the neutrons, accelerate the speed of neutron. तो correct choice option A, slow down the speed of fast moving neutron. The moderator in nuclear power reactor is used to slow down the speed of the fast moving neutron. Option A is correct choice. इसकी explanation आपके सामने है, ये आप देख लें guys। न्यूक्लियर रिएक्टर आपके सामने, it is a device which a nuclear reaction is initiated, maintained or controlled. It works on the principle of the chain reaction to provide the energy at constant rate। ये आपके सामने ये कंप्लीट आपके न्यूक्लियर रिएक्टर की डायग्राम आपके सामने आ चुकी है। इसमें कंट्रोल रॉड, तो ये हमारे पास ये रिएक्टर है, बता रहे कंप्लीट रिएक्टर है हमारे पास। ये कूलेंट बेसिकली वोल्टन सोडियम इसमें नॉर्मली यूज किया जाता है। तो यूरेनियम 235 है। तो मॉडरेटर जो हमारे पास ये होता है, वो मॉडरेटर से रिलेटेड क्वेश्चन था, विच रिड्यूस द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। तो एक्सप्लेनेशन आपके सामने है फ्रेंड्स। The moderator function is to
स्लो डाउन द फास्ट मूविंग सेकेंडरी न्यूट्रॉन प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फिजन। फिजन की वजह से हमारे पास जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं उनको वो स्लो डाउन करता है। मॉडरेटर द मटेरियल ऑफ द मॉडरेटर शुड बी लाइट, शुड बी अब्जॉर्ब नॉट अब्जॉर्ब द न्यूट्रॉन, यूजुअली वावी वाटर ग्रेफाइट। तो ये तमाम ग्रेफाइट को भी एज ए मॉडरेटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये डिस्क्रिप्शन गाइड आप यहाँ से पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन, द ग्लोबल वार्मिंग इज ड्यू टू द इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेज। तो ग्रीन हाउस गैसेज में हमारे पास CO2 गैसेज, इसके अलावा डिफरेंट गैसेज जो प्रोड्यूस होती हैं CO2। तो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी, बोथ एंड बी इज करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन है गाइज, if a consumer A diversity factor is 1.11, consumer B the diversity factor is 1.3 and the load factor is same for the both, and load factor is same for the both, which statement both will pay the same, A will pay more than B। तो डाइवर्सिटी फैक्टर जितना ज़्यादा होगा उतना हमारे पास कॉस्ट, डाइवर्सिटी फैक्टर जो होगा, डाइवर्सिटी फैक्टर जितना ज़्यादा इनक्रीज ज़्यादा होगा हमारे पास जो कॉस्ट होगी वो इतनी कम होगी। तो डाइवर्सिटी फैक्टर को इंक्रीज़ करने की वजह से हमारे पास जो कॉस्ट जो है वो डिक्रीज होती है। तो इसमें ये डाइवर्सिटी फैक्टर की डिटेल बता देता हूँ, ये आपके सामने है। डाइवर्सिटी फैक्टर इज द रेशियो सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड टू द मैक्सिमम डिमांड। ये इसका फार्मूला डाइवर्सिटी फैक्टर है, मैक्सिमम इंडिविजुअल डिमांड डिवाइडेड बाय द मैक्सिमम डिमांड ऑफ द पावर स्टेशन। तो फॉर मैक्सिमम डिमांड द पावर स्टेशन ऑलवेज लेस देन, तो डाइवर्सिटी फैक्टर की जो वैल्यू होती है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। लोड फैक्टर जो वो लेस देन 1। द नॉलेज ऑफ डाइवर्सिटी फैक्टर इज प्रूविंग द कैपेसिटी ऑफ प्लांट। तो इसमें मजीद एक्सप्लेनेशन आपके सामने है, ये आप पढ़ सकते हैं गाइज। ग्रेटर द डाइवर्सिटी फैक्टर लेसर द कॉस्ट ऑफ जनरेशन, बिकॉज द डाइवर्सिटी फैक्टर मीन लेसर मैक्सिमम डिमांड, लोड द मैक्सिमम डिमांड मीन्स लोड द कैपेसिटी ऑफ प्लांट विच रिड्यूस द कॉस्ट। तो ग्रेटर द डाइवर्सिटी फैक्टर लेसर द कॉस्ट ऑफ जनरेशन। इसमें जो डाइवर्सिटी फैक्टर की डिफरेंट वैल्यूज यूज होती हैं। तो इसमें कंज्यूमर के लिए जो हमारे पास रेजिडेंस कंज्यूमर है उनके डाइवर्सिटी फैक्टर की वैल्यू 1.2 से 1.3 इस तरह होती है। तो कमर्शियल लोड उसमें 1.1 से 1.2। तो पावर एंड लाइटनिंग के लिए 1.50 से, इसको भी आप याद रख लें। तो जितना डाइवर्सिटी फैक्टर हमारे पास ज़्यादा होगा उसमें कॉस्ट ऑफ जनरेशन जो है वो कम होगी। तो इसमें अगर बात की जाए तो डाइवर्सिटी फैक्टर है जो इसमें, जिसका बी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी फैक्टर है, तो ए जो बी विल पे लेस देन द ए, तो ए विल पे मोर देन बी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, एरिया ऑफ हाइड्रोग्राफ। हाइड्रोग्राफ इज बिन टाइम एंड टाइम वर्सेस डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का जो कर्व है या फिर रन ऑफ, रन ऑफ भी इसको कहा जाता है, रन ऑफ याद रखेंगे गाइज। कर्व ऑफ द टाइम वर्सेस डिस्चार्ज या फिर रन ऑफ। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट चॉइस है। मजीद एक्सप्लेनेशन आपको बता देता हूँ, ये आप पढ़ सकते हैं। हाइड्रोग्राफ इज़ अ कंटिन्यूस इंस्टेनियस डिस्चार्ज या फिर रन ऑफ वर्सेस टाइम। इट रिजल्ट इसकी कंप्लीट डिटेशन गाइज आपके सामने, ये यहाँ से आप देखें फैक्टर इफेक्टिंग द तमाम चीज़ें इसमें मेंशन है, PDF में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 को देख लेते हैं। काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है। द कैपेसिटी फैक्टर ऑफ इज मिनिमम फॉर विच पावर प्लांट। तो कैपेसिटी फैक्टर मिनिमम फॉर द सोलर PV प्लांट के लिए काफ़ी कम होता है। इसकी डिटेल में आपको बता देता हूँ, ये आपके सामने है। अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी द एनर्जी इन्फॉर्मेशन में 2009 द एवरेज कैपेसिटी फैक्टर ऑफ दी, सबसे जो हाईएस्ट है वो हमारे पास ये है सबसे हाईएस्ट। सबसे हाईएस्ट इसका है, सबसे मिनिमम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट, सोलर PV वगैरह, सबसे लो इसका है। इसकी फर्दर डिटेल देते हैं। फर्दर डिटेल अगर आप देख लें, ये आपके सामने कैपेसिटी फैक्टर ऑफ एनर्जी सोर्स 2019। तो इसमें सबसे जो कम हमारे पास जो बन जाएगा, सबसे कम जो है वो इसमें इस चार्ट के अंदर आपके सामने आएगा। सबसे कम जो है यहाँ पर ये सोलर का जो डाइवर्सिटी फैक्टर है वो इसमें कैपेसिटी फैक्टर जो सबसे कम है 24.5। तो क्वेश्चन में जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 32 को देख लेते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। P&Q आर स्पेसिफाइड फॉर द लोड बस। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट चॉइस है। इसी तरह के मजीद क्वेश्चन है, उसको आप देख लें। तो सिमिलर क्वेश्चन है, स्पेसिफाइड क्वांटिटी फॉर द लोड बस आर P&Q। इसी तरह डिफरेंट बसें हैं, लोड बस, स्लैक बस और जनरेटर बस, डिफरेंट टाइप्स हैं बसेस की। तो इसमें विच आर द फॉलोइंग क्वांटिटीज स्पेसिफाइड फॉर द जनरेटर बस। जनरेटर बस के लिए हमारे पास P&V
और नेक्स्ट है ये क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है एक और। तो फ्रेंड ये सिमिलर क्वेश्चन है, स्पेसिफाइड बस क्वांटिटीज फॉर स्लैक बस। 3 बसेज मैंने आपको बताया था, जनरेटर बस, स्लैक बस और इसमें लोड बस। ये 3 बसेज मैंने आपको बताया था। जो स्लैक बस होती है वो वी एंड डेल्टा को स्पेसिफाई करती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस लिहाज से अगर देखा जाए तो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन है, अ लोड बस इन वन स्लैक बस द साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स। लोड बस की बात कर रहा हूँ, स्लैक बस, टोटल नंबर ऑफ बसेज हमारे पास जो 2 बसेज बन जाती हैं, एक स्लैक बस है और एक लोड बस है। द साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स, तो इसका फार्मूला ये होता है गाइड, ये फार्मूला आपके सामने है, ये आप देख सकते हैं। ये इस फार्मूले को गाइस फ्रेंड्स आप देख लें, ये 2n माइनस एम माइनस 2 इंटू 2n माइनस एम है। तो ये फार्मूले की डिटेल आपके सामने ही आ जाएगी अभी। तो ये आपके ये आप देख सकते हैं, इन न्यूटन रेफसन मेथड द साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स के लिए फार्मूला ये वाला यूज होता है। तो n इज द नंबर ऑफ द बसेज, n इज द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ द बसेज, m इज द नंबर ऑफ PVR जनरेटर बसेज। तो नंबर ऑफ PVR जनरेटर बसेज, तो इसी फार्मूले में मैं वैल्यूज पुट करूँगा, आपके सामने में पुट करूँगा वैल्यूज़। तो ये आपके सामने फ्रेंड द टोटल साइज जो बन जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिंग मैट्रिक्स, टोटल साइज जो बन जाएगी वो आपके सामने में अभी निकालता हूँ। 2 इंटू n की वैल्यू n इज इक्वल टू 2 है, क्योंकि एक स्लैक बस है और एक हमारे पास लोड बस है। n की वैल्यू यहाँ पर मैं 2 डाल दूँगा। तो 2 इंटू 2n माइनस m इज़ अ नंबर ऑफ दी, m जो हमारे पास ये नंबर ऑफ PVR जनरेटर बस हमारे पास कोई नहीं है तो 0 आ जाएगा, -2, इसको बंद कर दिया मैंने, इंटू ये 2 इंटू नंबर टोटल नंबर ऑफ बसेस हमारे पास 2 हैं, लोड बस और स्लैक बस, ये 2 बसेस बन जाती हैं, माइनस जनरेटर और PV बस हमारे पास 0 है और -2। ये फार्मूले क्या है, ये इसको बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर 4 - 2 ये इधर आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 4 - 2, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर 2 इंटू यहाँ पर 2, ये हमारे पास ये मैट्रिक्स बन, कोई भी मैट्रिक्स जो बन जाएगी 2 इंटू 2 इसकी आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट चॉइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन है गाइज। इसी का सिमिलर क्वेश्चन ये आप देख सकते हैं, पावर सिस्टम द टोटल नंबर ऑफ बसेस 50 हैं, स्लैक बस 1 है, जनरेटर बसेस जो 8 हैं, लोड बस 41 है, टोटल बसेस जो बनेंगी मिला के ये नंबर ऑफ बसेस जो हैं वो n इज इक्वल 50 हो जाएगा। उसी तरफ का इस फार्मूले में पुट करेंगे, तो फार्मूले में पुट करने के बाद आपके पास जो आंसर इसका आ जाएगा ये 90 इंटू 90 जैकोबियन मैट्रिक्स की वैल्यू आ जाएगी। इस क्वेश्चन की आपको मैं PDF दे दूंगा, आप खुद ही सॉल्व कर लें। क्वेश्चन नंबर 34, द पास्कल लॉ इज वैलिड फॉर द कांस्टेंट टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट चॉइस है। काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है तो गाइस मैं थोड़ा जल्दी इसको कर रहा हूँ। तो 35 नंबर क्वेश्चन है, द रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर यूज फॉर द लार्ज वोल्टेज चेंज, स्मॉल वोल्टेज चेंज। गाइस क्वेश्चन को आप खुद सर्च कर लें। नेक्स्ट को देख लेते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन है, 36 द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर इज, स्टार्टिंग टॉर्क सिंगल फेस इंडक्शन मोटर इज हाई व्हेन दी स्टार्टेड विद द कैपेसिटर स्टार्ट। कैपेसिटर स्टार्ट के साथ करेंगे तो हमारे पास स्टार्टिंग टॉर्क हाई हो जाएगा। डिटेल आपके सामने है। तो जो पहली डायग्राम आपके सामने है गाइस, ये आप देख सकते हैं, नॉर्मल कंडीशन की बाकी नॉर्मल स्टार्टिंग मेथड इन्वॉल्व द मेन वाइंडिंग इन ऑक्सिलरी वाइंडिंग। तो हमारे पास जब हम कैपेसिटर को यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहे कैपेसिटर को, तो हमारे पास उस पर इतना हाई टॉर्क हमें नहीं मिलता है एज़ कम्पेयर टू द कैपेसिटर स्टार्ट। तो सेकंड कंडीशन को आप देख लेते हैं, ये एक सामने आपके सेकंड कंडीशन है, कैपेसिटर स्टार्ट मेथड यूज है कैपेसिटर अलॉन्ग विद ऑक्सिलरी वाइंडिंग इंक्रीज द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। सेंट्रीफ्यूगल स्विच के साथ ऑलरेडी हम यहाँ पर ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ यहाँ पर कैपेसिटर करते हैं, तो इसकी वजह से हमारे पास स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 37 नंबर क्वेश्चन, द इंसुलेशन ऑफ एसएस गैस इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इंक्रीजिंग द प्रेशर। तो करेक्ट चॉइस बनती है मेरे ख्याल से इसमें ऑप्शन नंबर बी इंक्रीजिंग द प्रेशर। इसको आप खुद भी सर्च कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 38, what is the making capacity of circuit breaker greater than asymmetrical breaking capacity of the breaker? Option number B is correct choice. Question number 39 question है, a series compensator control the active power reactive power। तो series compensation controls the
रिएक्टिव पावर। ऑप्शन बी जो है वो इसमें करेक्ट चॉइस है। सीरीज पावर कंट्रोल जो बेसिकली रिएक्टिव पावर को ही कंट्रोल करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस 40 क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 40, द पर फेस इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन मोटर इज सिमिलर टू ट्रांसफार्मर। क्योंकि ट्रांसफार्मर में हमारे पावर प्राइमरी टू सेकेंडरी हो रही होती है, इसमें इंडक्शन मोटर में स्टेटर टू रोटर। तो ऑप्शन नंबर जो सेकेंडरी, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट चॉइस है। डिटेल आपके सामने है, ये आपके सामने गाइस। द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन मोटर इज सिमिलर टू ट्रांसफार्मर बिकॉज द एनर्जी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द स्टेटर टू रोटर इज एसेंशियल ऑफ ट्रांसफार्मर द ऑपरेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ट्रांसफार्मर किस में, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये आपके सामने, ये डिटेल इक्विवेलेंट सर्किट अभी ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट, ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट सर्किट फ्रॉम रेफर टू द प्राइमरी साइड। इस तरह ये इंडक्शन मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट है, ये इंडक्शन मोटर इक्विवेलेंट सर्किट स्टेटर फ्रॉम स्टेटर साइड। तो इसकी डिटेल थी गाइज इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी लंबी वीडियो, 41 नंबर क्वेश्चन है। ट्रांसफर फंक्शन हमें पास ये गिवन है 1/s 1 + s + 2 × k यूनिटी फीडबैक डिटरमिन द रेंज ऑफ k फॉर स्टेबिलिटी। तो करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट चॉइस है। राउट स्टेबिलिटी के थ्रू किसको मैंने इसकी सोल्यूशन आपके सामने ही मैंने कर दिया है। जो हमारे पास इक्वेशन गिवन थी ये आप सामने, ये इसको मैंने ले लिया है। स्टेबिलिटी पोल्स की बात करें, स्टेबिलिटी के हम पोल्स को कंसीडर करते हैं, जीरोज ओवर पोल्स। तो ये आपके सामने, इसको पहले मैं फर्दर सॉल्व कर लिया मैंने इसको। तो इसको क्या s² + s × s + 2 + k। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, s² को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके साथ इसके फर्दर मल्टीप्लिकेशन करके हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी ये s³ + 3s² + 2s + k विल बी इक्वल टू 0। तो राउथ थ्योरम के थ्रू इसको मैंने सॉल्व कर दिया है। तो इसमें जब वैल्यूज़ को पुट करेंगे s³ s² + s1 s0, तो इसमें 1 3 2 k और 0 0, इसको इसके साथ ज़रूर देंगे, इसको इसके साथ ज़रूर देंगे। इसकी ऑलरेडी मैं गाइस वीडियो बना चुका हूँ राउथ स्टेबिलिटी मेथड के बारे में, तो आप कंट्रोल सिस्टम के पेज में जाके उसको दे सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन यहाँ पर है, ये आपके सामने आ चुका है फ्रेंड्स। 6 - k / 3 is greater than 0, 6 - k will be greater than 0 and k 6 is greater than k and k will be greater than 0। तो ये इसकी इक्वेशन आपकी बन गई है। तो इंतहाई ईजी क्वेश्चन था ये वाला। इसका जो आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी जो इसमें करेक्ट चॉइस थी। राउथ स्टेबिलिटी के बारे में वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियो देखी तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। इंतहाई ईजी क्वेश्चन है, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है खाली। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसफर फंक्शन है 1/s × s + 2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म विल बी लार्ज, वेरी स्मॉल। तो इसको गाइस आप सॉल्व कर ले, मेरे ख्याल से जो आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी, इसको आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।